नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए YS नर्सिंग एकेडमी की तरफ से KGMU स्टाफ नर्स के लिए क्लास सेकंड और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। कुछ क्वेश्चन जो फर्स्ट क्लास में 10 क्वेश्चन थे वो मैंने आपके सामने डाल चुका हूँ और अभी इन क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही काम आने वाले हैं। तो चलिए बगैर देरी किए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन ए पेशेंट विद डायबिटिक इंसिपिडस यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी वेल, यानी कि एक पेशेंट है, उसको डायबिटीज इंसिपिडस बीमारी हो चुकी है और उसमें हम यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी असेस कर रहे हैं। मरीज में स्पेसिफिक ग्रेविटी असेस कर रहे हैं, तो हम इसमें यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है ये हमें देखना है। तो ये चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर डिक्रीज होगा, यानी कि जो एक पेशेंट है डायबिटीज़ इंसिपिडस का, एक ऐसी बीमारी है, इसमें एक हार्मोन की बीमारी होती है। तो हार्मोन का जो नाम है वो है एडीएच हार्मोन की कमी से ही पेशेंट को डायबिटीज़ इंसिपिडस बीमारी होती है। और इसमें पेशेंट को, यानी कि जो हमने आंसर दिया है डिक्रीज, इसमें पेशेंट का यूरिन में सब कुछ घटेगा, यानी कि प्रोटीन भी घटेगा और एनी अदर चीज़ें भी घटेंगी। इसमें पेशेंट को स्पेसिफिक ग्रेविटी वही काउंट की जाती है कि चीज़ें स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए यही चीज़ें काउंट की जाती हैं। इसका आंसर डिक्रीज होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कैल्शियम सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोन, यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन कैल्शियम सब्सटेंस कौन सा है जो स्टोन के लिए जिम्मेदार है। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर कैल्शियम ऑक्सलेट होगा। जो स्टोन के लिए जिम्मेदार होता है उसको कैल्शियम ऑक्सलेट बोलते हैं। जो हमारी रिनल यानी कि किडनी के अंदर या गॉलब्लैडर के अंदर जो भी स्टोन होते हैं उसका जो जिम्मेदार होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द कॉज ऑफ एडिमा इज नेफ्रेटिक सिंड्रोम। ऐसा कौन सा एडिमा है जो नेफ्रेटिक सिंड्रोम में होता है। नेफ्रेटिक एक होता है, नेफ्रोटिक होता है, नेफ्रेटिक। अभी जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो क्वेश्चन नेफ्रेटिक सिंड्रोम का है। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर डी, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन की कमी से पेशेंट को नेफ्रेटिक सिंड्रोम होता है और जिसकी वजह से पेशेंट को एडिमा होता है, यानी कि उसको सूजन आ जाती है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को यूरिन के रास्ते सोडियम वाटर का रिटेंशन होता है, वो पेशेंट रिनल फेलियर की तरफ जाता है। इसमें एक ये नेफ्रोटिक जो सिंड्रोम होता है जिसमें एडिमा होता है, इसमें पेशेंट को हम रिनल फेलियर के सिम्टम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द वायरस दैट कॉज डेंगू इज। पेशेंट एक वायरस जो डेंगू का कारण बनता है वो कौन सा इनमें से।
तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर बी, फ्लैवी वायरस होता है जो डेंगू का मोस्ट कॉमन कारण है, और यह डेंगू एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, और उस वायरस का नाम फ्लैवी वायरस है। जो डेंगू जब किसी पेशेंट को होता है उसको हम फ्लैवी वायरस बोलते हैं, और वो एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। क्वेश्चन नंबर 5, मिजल्स इज कोज्ड इज, मिजल्स का मतलब होता है खसरा, इनमें से कौन सा कारण है खसरे का? आंसर आपके सामने है, ए, बी, सी और डी। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर बी, RNA पैरामाइक्सोवायरस इसका राइट आंसर है। ये खसरा है जो ये एक वायरस है जो पैरामाइक्सोवायरस के कारण होता है। इसमें जो खसरे का जो परिवार होता है मिजल्स मोरबेली वायरस के कारण होता है। ये जो खसरे का जो परिवार है उसको हम मिजल्स मोरबेली वायरस के नाम से जानते हैं। इस बीमारी में रोग संपूर्ण रूप से शरीर में फैल जाता है, यानी कि पूरे तरीके से शरीर में फैल जाता है खसरे में, और इसका राइट आंसर हम जिसको हम बोलते हैं RNA पैरामाइक्सोवायरस। और ये जिस फैमिली से बिलोंग करता है, ये जो मिजल्स होता है, ये जिस फैमिली से बिलोंग करता है उस फैमिली को हम मिजल्स मोरबेली वायरस बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DPT वैक्सीन, जो हम DPT वैक्सीन लगाते हैं उसका राइट रूट क्या होता है लगाने का पेशेंट को? वैसे आप सभी लोगों को डिप्थीरिया की फुल फॉर्म तो पता ही होगी, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। डिप्थीरिया पर्टिसिस टेटनस, ये भी एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में आने के लिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि DPT की फुल फॉर्म क्या है। तो DPT की फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बता दी है। और जो DPT की जो वैक्सीन होती है हम उसको इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। इसका राइट आंसर सी, इंट्रामस्कुलर। तो हम चलिए क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। एक फीवर होता है जिसका नाम है द काला अजर फीवर इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ। ये जो काला अजर फीवर होता है ये किसके काटने से होता है? यही क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके काटने से होता है। तो आंसर आपके सामने है, A, B, C और D। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर सी इसका राइट आंसर है, सैंड फ्लाई। तो चलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में आपको समझाता हूँ। यह काला अजर फीवर जो लिस्मेनिया डोनावानी नामक प्रोटोजोआ पैरासाइट से फैलता है। लिस्मेनिया डोनावानी नामक प्रोटोजोआ पैरासाइट से फैलता है, और यह जो सैंड फ्लाई यानी कि सैंड फ्लाई जो होता है इसको हम बड़मक्खी या बालू मक्खी बोल सकते हैं, उसके काटने से फैलता है। बड़मक्खी या बालू मक्खी जिसको हम सैंड फ्लाई बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड इन टाइफाइड? मतलब कि टाइफाइड के अंदर हमारे शरीर में कौन से पार्ट पर इफेक्ट होता है, कौन से पार्ट पर टाइफाइड हमारे शरीर पर नुकसान करता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी को आता होगा। तो इसका राइट आंसर बी, इंटेस्टाइन। हम टाइफाइड फीवर को दो नाम से और बोल सकते हैं। कभी भी एग्जाम में टाइफाइड की जगह कुछ और भी आ सकता है, जैसे कि टाइफाइड का दूसरा नाम एंटेरिक फीवर, और एक नाम और होता है जिसको हम स्टेप प्लैडर बोलते हैं, स्टेप प्लैडर फीवर।
तो टाइफाइड के 3 नाम हो चुके हैं, एक तो टाइफाइड, दूसरा एंटेरिक फीवर और दूसरा स्टेप ब्लैडर फीवर। तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। इसका राइट आंसर इंटेस्टाइन ही रहेगा, क्योंकि टाइफाइड जो होता है वो इंटेस्टाइन पर ही, हमारे शरीर में इंटेस्टाइन पर ही नुकसान पहुंचाता है। और यह जो टाइफाइड होता है ये मोस्टली फीको ओरल रूट से ज़्यादा फैलता है, फीको ओरल रूट से सबसे ज़्यादा फैलता है। और दूसरा यूरिन ओरल रूट से भी यह फैलता है, लेकिन ज़्यादा फीकल ओरल रूट से फैलता है। और जो हम इसका जो मोस्ट कॉमन जो होता है वो इंक्यूबेशन टाइम, वो मैं आपको बताता हूँ। इसका मोस्ट कॉमन इंक्यूबेशन टाइम 7 to 14 डेज होता है। 7 to 14 डेज के बाद ये टाइफाइड अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। टैबलेट लेते रहें और इंजेक्शन लगवाते रहें तो ये धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाता है। और टाइफाइड में कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि स्टार्टिंग में 2-3 दिन तो हल्का फीवर रहता है, लो फीवर, यानी कि 100 तक फीवर रहता है। और जब आप 2-3 दिन निकाल देते हो उसके बाद हाई ग्रेड फीवर आ जाता है। और अगर उसके बावजूद भी आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हो तो आप लोगों को ये टाइम पीरियड बढ़ जाता है। इस टाइम पीरियड को फिर 14 to 35 डेज तक आपके शरीर में रहता है, उसके बाद ये अपने आप ख़त्म हो जाता है। ये है इसका इंक्यूबेशन टाइम पीरियड, जो वैसे मोस्टली 7 to 14 डेज का होता है। आंसर तो यही बनता है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, KGMU। A client had part of the ileum surgically removed. Why is it necessary for the nurse to monitor the client for clinical indicator anemia? तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक पेशेंट है जिसकी इलियम पार्ट की सर्जरी करके निकाल दिया है। और इलियम का मतलब पहले मैं आपको समझाता हूँ। इलियम का मतलब होता है जो हमारे शरीर के अंदर जो छोटी आंत होती है उसके सबसे छोटे छोटे हिस्सों को निकाल दिया जाता है, उसको हम इलियम सर्जरी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो इलियम के जो पार्ट निकाले गए हैं उसके निकालने के बाद शरीर उस पेशेंट को क्लिनिकली क्या मॉनिटर करेगी, एनीमिया के लिए। एनीमिया के लिए क्लिनिकली एक नर्स उसको क्या मॉनिटर करेगी। क्वेश्चन आपके सामने है और आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझा दिया है, आंसर A, B, C और D। आंसर को ध्यान से पढ़ना। और ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि KGMU स्टाफ नर्स के लिए बेस्ट टॉप 100 में से एक क्वेश्चन बनता है। तो ऑप्शन आप लोगों ने देख लिए होंगे, इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर B, द हेमोपोएटिक फैक्टर इज एब्जॉर्ब्ड इन द इलियम। तो एक बार मैं आप लोगों को इस आंसर के बारे में और समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि इसमें जो आयरन का जो ऑब्जर्वेशन होता है हमारे शरीर के अंदर, तो वो इलियम में होता है। इसलिए आयरन का जो ऑब्जर्वेशन जो होता है वो इलियम वाले हिस्से में होता है, जिसके कारण आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है और आयरन एनीमिया की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण इसलिए पेशेंट को जो उस नर्स को पेशेंट का जो मॉनिटर करना है वो मॉनिटर करना है इलियम के अंदर आयरन एब्जॉर्बेशन ना हो। उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से समझे। हाँ, मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे पास अभी थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी थोड़ी डाउन है, तो धीरे धीरे करके इस वीडियो क्वालिटी को भी अच्छी करेंगे। अभी मैं आप लोगों को इतनी अच्छी क्वालिटी दे नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सबसे जो मेन जो बात मैं आप लोगों को बता दूँ, जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आप वीडियो की क्वालिटी को छोड़कर आप क्वेश्चन पर ध्यान दें। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमारा जो KGMU का जो एग्ज़ाम है वो ज़्यादा दूर तो नहीं है, आप लोगों को सभी को पता है 10 तारीख उसकी लास्ट डेट है। और जिस भी भाई या बहन ने उस चैनल को उस फॉर्म को फिल नहीं किया है तो कृपया करके उसको फिल कर ले। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन।
विच कॉमन साइट ऑफ कार्सिनोमा ऑफ ऑर्गन पेनक्रियाज। कार्सिनोमा पेनक्रियाज, यानी कि इस क्वेश्चन में डायरेक्टली ये पूछा गया है कि पेनक्रियाज का कार्सिनोमा का मेन कारण कौन सा है, कॉमन साइट कौन सी है जिसके कारण पेनक्रियाज में कैंसर होता है, जो सबसे मेन कारण। तो आंसर आपके सामने है ए, बी, सी और डी। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर डी यानी हेड। अब मैं एक बार इस क्वेश्चन को आपके सामने थोड़ा सा और डिफाइन करना चाहता हूँ और 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को और दूंगा जिसके बारे में अभी आप ध्यान से सुनेंगे। वैसे जो मैं हेड का बता देता हूँ पहले इसी क्वेश्चन का आंसर। इसमें क्या होता है, हेड का होता है अननोन डिसऑर्डर, ठीक है, हेड का। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूँ, एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेनक्रियाज कार्सिनोमा, सबसे जो बेस्ट होता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनते हैं और जो उसका सेकंड क्वेश्चन वो ये है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेनक्रियाज कार्सिनोमा। तो मैं आपका उसको आंसर बताता हूँ। अननोन डिसऑर्डर, यानी कोई भी डिसऑर्डर होता है, इसमें हम किसी एक बीमारी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, इसलिए हम अननोन डिसऑर्डर बोलते हैं। यानी कि जो पेनक्रियाज के अंदर जो कैंसर होता है उसमें हम किसी भी एक बीमारी को नहीं ठहरा सकते कि उसकी वजह से कैंसर हुआ है। और इसका मैं आपको रिस्क फैक्टर और समझा देता हूँ। जो पेनक्रियाज जो कार्सिनोमा होता है जिसकी वजह से कैंसर होता है, मैं आपको इसका रिस्क फैक्टर और समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि जो रिस्क फैक्टर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बढ़ावा देने वाला कारक शरीर के अंदर, जो शरीर के अंदर बढ़ावा देता है यानी कि कैंसर को, कार्सिनोमा को। इसका सबसे मेन कारण जो होता है वो है हाई फैटी डाइट, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाई, ये जो कार्सिनोमा का जो हाई रिस्क फैक्टर जो पूछा गया है उसमें अगर आप लोगों को ऑप्शन में हाई फैटी डाइट मिलती है तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन वही है आंसर, सॉरी। और अगर ऑप्शन में हाई फैटी डाइट नहीं है तो दूसरा ऑप्शन आप अल्कोहल भी दे सकते हैं। इसमें हम ये बोल सकते हैं कि दारू पीने से कैंसर की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि दारू पीने से कैंसर होता है। कैंसर के अननोन डिसऑर्डर होते हैं, किसी भी वजह से कैंसर होता है, वो तो जब डॉक्टर डिफाइन करता है कि सीटी या एमआरआई जब करवाते हैं उसमें पता चलता है कि पेशेंट को कौन से पार्ट में क्या इफेक्ट है और कैसे वो इफेक्ट हुआ है, किस डिसऑर्डर से हुआ है। और वो डिसऑर्डर डॉक्टर से कंसल्ट होने के बाद, रिपोर्टिंग होने के बाद ही पता चलता है। तो दोस्तों ये थी YS नर्सिंग एकेडमी की तरफ से सेकंड क्लास। प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दूसरे भी जितने भी भाई बहन हैं सबको ये चैनल फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि हमें भी इसे ज़्यादा इम्यूनिटी मिले और मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ। और अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत हुई हो या कोई भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मैं आपकी परेशानी का सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा। और प्लीज़ वीडियो क्वालिटी की तरफ से थोड़ी सी मैं आपसे गलती चाहता हूँ, लेकिन थोड़े टाइम बाद मैं आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर पाऊँगा और बहुत ही अच्छी सर्विस आपको दूंगा। लेकिन अभी भी जितनी वीडियो क्वालिटी को छोड़कर जितनी भी आपके सामने क्वेश्चन है वो बेस्ट है। तो चलो ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कल आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते रहें। और सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन KGMU स्टाफ नर्स के लिए है।